सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक से होंगे और अपना अपना काम सही समय पे करते होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 मन के भोले भाले बादल, जो कि कविता है और इस कविता के कवि श्री कल्पनाथ सिंह जी हैं। आज हम इस कविता का सारांश देखेंगे। सारांश मीन्स होता है छोटी समरी, ठीक है। तो समरी लिखने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे सुने और उसको सुनकर इम्प्लीमेंट करें। आज मैं इस कविता के सारांश के माध्यम से आपको बताती हूँ कि किस तरीके से किसी भी कविता या कहानी के हम समरी बनाते हैं और हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग अलर्ट होके देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जब किसी भी चीज़ का सारांश लिखते हैं, चाहे कविता हो या कहानी, तो हम ये जानते हैं कि इस कविता को लिखने वाले कौन हैं। तो हम पहले पॉइंट में यही लिखते हैं। पहला पॉइंट, हमारी इस कविता के लेखक कौन है? श्री कल्पनाथ सिंह जी, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट बनेगा मन के भोले भाले बादल। माना हमको फर्स्ट, चाहे कहानी हो या कविता, हमको उसका टाइटल देना है। अगर वह कविता है तो यहाँ कविता लिखेंगे, और अगर कहानी है तो यहाँ पर हम कहानी लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? मन के भोले भाले बादल, कविता के कवि श्री कल्पनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा बनेगा कि ये जो शीर्षक है, तो ये किस ओर इंडिकेट कर रहा है, माना किसके विषय में बात कर रहा है। ऑब्वियसली शीर्षक है मन के भोले भाले बादल, तो यह बादलों के विषय में ही पूरी कविता है। तो हम लिखते हैं बादल कई आकार के होते हैं, है ना। कविता में हमने देखा है ना, जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो आप पहले इस कविता को अच्छे से पढ़िए, फिर इसकी इसका जो सारांश हम देख रहे हैं उसको आप देखिए, ठीक है। दूसरा, बादल कई आकार के होते हैं। अब कई आकार के होते हैं तो हमको बताना भी पड़ेगा, ठीक है। कुछ बादल बड़े होते हैं और कुछ छोटे आकार के होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सिंपल हमको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बादल सफेद, काले और भूरे रंग के होते हैं। अब हमको बादलों के रंग के विषय में बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। कविता में हमने पढ़ा है ना कि 3 रंग के होते हैं, काले, सफेद और भूरे। तो इन तीनों की रंगों के हिसाब से इनकी विशेषताएं भी हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर हम इनके कलर बताएंगे। फिर जब हम बादल देखते हैं तो हमें लगता है अभी अभी वर्षा होने वाली है। जब हम काले बादलों को आसमान में देखते हैं तो लगता है ना कि वर्षा होने वाली। बस हमको लिख देना है, याद रखना है कि सिंपल वाक्यों का हमको यूज करना है। नेक्स्ट, कोई बादल कम वर्षा करते हैं, ठीक है, और कोई बादल ज्यादा वर्षा करते हैं। तो हमको ये छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करना है। पहला, कोई बादल कम वर्षा करते हैं, सेंटेंस खत्म। दूसरा सेंटेंस हम लेंगे, कोई बादल ज्यादा वर्षा करते हैं, और ये सेंटेंस भी फिनिश। अब हम नंबर डालेंगे अगला और लिखेंगे क्या करते हैं। अब ये कम वर्षा करते हैं, ज्यादा वर्षा करते हैं। फिर क्या है इसी कविता में कि कुछ बादल तेज वर्षा करके नदी नालों में बाढ़ लेके आते हैं। तो हम इस चीज का भी जिक्र करेंगे। बादल नदियों और नालों को पानी से भर देते हैं। नदियों, याद रखिएगा बच्चों, जब आप लिखते हैं नदी, माना एक वचन होगा। अगर हम लिखें कि बादल नदी और नालों को पानी से भर देते हैं, तो मतलब रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। क्या बादल एक नदी को पानी से भरते हैं? नहीं। तो हमको इसका बहुवचन लेना है। क्या? बादल नदियों और नालों को पानी से भर देते हैं तेज वर्षा करके। जब दो बादल आपस में
मैंने यहाँ आपस में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जब दो बादल टकराते हैं तो वो आपस में टकराएंगे ही ना, तो हमको बिल्कुल सरल शब्दों का यूज करना है। क्या लिखा है मैंने यहाँ? जब दो बादल टकराते हैं तब वे गरजते हैं। आप लोगों ने देखा है ना कि आपस में जब साउंड आता है, बादल एक दूसरे से जब टकराते हैं तो साउंड आता है ना, तो उसी साउंड को गर्जना कहते हैं। ठीक है, अगला हमने पॉइंट लिखा है कि बादल बच्चों जैसे होते हैं, भोले भाले, जिद्दी और शरारती। इस कविता में भी है ना, कुछ जिद्दी हैं, कुछ मतवाले हैं, कुछ भोले भाले हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इस कविता के कवि ने बादलों की तुलना किससे की है? बच्चों से की है। इसलिए इस तरीके से उनने नाम रखे हैं बादलों के, भोले भाले, जिद्दी और शरारती। तो इसको हमने कैसे पॉइंट में लिखा है कि बादल बच्चों जैसे होते हैं, भोले भाले, जिद्दी और शरारती। इसीलिए बादल सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आप लोग समझ गए हैं ना कि हमको सारांश कैसे निकालना है। कविता को ठीक तरीके से पढ़ना है और उसको अपने शब्दों में छोटे छोटे वाक्यों के रूप में लिख देना है। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा और डेफिनेटली आप किसी और कहानी को पढ़ के इसका सारांश बनाने का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।